नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। ये कार्यक्रम हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रेमियों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को एक नई चिकित्सा विधि के रूप में जानने के इच्छुक हैं, नई चिकित्सा विधि के रूप में समझने के इच्छुक हैं और नई चिकित्सा विधि को अपनाने के इच्छुक हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी 115 पौधों पर आधारित 38 एंजाइम्स रूपी औषधियों की चिकित्सा पद्धति है, जिसके अंतर्गत हम किसी रोग की दवा नहीं करते, बल्कि शरीर के सिस्टम को होम्योस्टेसिस में ला करके बैलेंस करने की चिकित्सा करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे शरीर का जब कोई अंग या कोई सिस्टम अपने निश्चित लेवल से अप या डाउन करता है, अपने निश्चित फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज से अप या डाउन करता है, या अपने निश्चित केमिकल रिएक्शन से अप या डाउन करता है, तो हम जब उसको इर्रेगुलर से रेगुलर में ला करके छोड़ते हैं, तो यही प्रक्रिया इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों के करने की विधि मानी जाती है। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की ये जो औषधियां हैं, ये इसीलिए एक प्लांट की जीवित कोशिकाओं की एंडो एंजाइम्स हैं, जिसको हम न तो लैब में बना सकते हैं, न इसका लैब में टेस्ट कर सकते हैं। ये जीवित कोशिकाओं के अंदर आवश्यकता अनुसार बनती हैं और जीवित कोशिकाओं के अंदर पहुंचने पर आवश्यकता अनुसार ही ये कार्य करती हैं, और ये आपस में रिएक्शन नहीं करती हैं। इसीलिए हम एक एक औषधियों में 10-10 पौधों का जो मिश्रण करते हैं, इनके एंजाइम्स आपस में मैच नहीं करते, आपस में ये एक दूसरे से कोई एंटी रिएक्शन नहीं करते, और इसीलिए हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की ये 38 औषधियां, या यूं कह लें कि 38 एंजाइम्स हमारे शरीर को स्वस्थ करने के लिए, निरोग बनाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एक महत्वपूर्ण क्लास इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के संदर्भ में। हमारे कई साथियों ने कोलेस्ट्रॉल पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के योगदान की चर्चा करने का अनुरोध किया था। सवाल आपके बहुत से लोगों के आते हैं, डिमांड आप सबकी आती है, लेकिन हम आपकी डिमांड की मेरिट बनाते हैं कि किस रोग की मांग ज्यादा की गई है, सबसे पहले उसको मेरिट में लिया जाए। और आप सबने ये भी कहा है कि क्लास को लंबा ना किया जाए, 10 मिनट के अंदर ही समाप्त किया जाए, जिससे आप का समय बचे। लेकिन मेरा मानना यह है कि किसी भी क्लास को केवल दिखाने के उद्देश्य से, अपने प्रोडक्ट को बेचने के उद्देश्य से, अपनी दवाओं का प्रचार करने के उद्देश्य से लोग 10 मिनट 5 मिनट का क्लास लेकर के और लास्ट में आपसे कहते हैं ये दवाएं हमारी लीजिए, हमारी इस कंपनी की दवाएं लीजिए। लेकिन मैं न तो किसी कंपनी की दवा बेचता हूं, न किसी कंपनी को प्रमोट करता हूं, न किसी व्यक्ति विशेष को प्रमोट करता हूं। अगर प्रमोट करता हूं तो अपने चिकित्सक साथियों को। हम आपके निकटतम रोगियों को आप तक भेजते हैं, आपसे दवा करवाते हैं, सलाह जरूर हम देते हैं 200 रुपये परामर्श शुल्क लेकर के। हमारे कई साथी 200 रुपये पर भड़क जाते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बार बार कहा कि मेरी जो परामर्श है या जो मेरा कंसल्ट शुल्क है या परामर्श शुल्क है, वो 200 रुपये आपको गुरुदक्षिणा समझ के या रोगी से लेकर के अपने सीनियर को दान करने के रूप में वो तो आपको देना ही पड़ेगा। उस 200 रुपये में आप अपने रोगी को अपने क्षेत्र में ठीक करते हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का प्रचार प्रसार करते हैं। मेरा उद्देश्य इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रचार प्रसार का है, न कि रुपया कमाना। और मैं 200 रुपया इसलिए लगाता हूं ताकि आप वो 200 रुपया देने से बचें और अपने दिमाग का स्वयं इस्तेमाल करें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, और रोगियों के रोग से स्वयं लड़ें। जब विषम परिस्थितियों में आपको मेरी आवश्यकता पड़े तो एज ए गुरु मैं आपके बीच में आपके लिए, आपकी मदद के लिए हाजिर हूं। लेकिन आपके कंसल्ट फीस के बाद, वो कंसल्ट फीस आपको नहीं देनी है, आप अपने उस रोगी से लीजिए और ये कहिए कि मैं अपने सीनियर से परामर्श ले रहा हूं, उसका शुल्क आपको देना है। इस नाते शुल्क पर कोई विवाद नहीं। हमसे किसी भी रोगी की दवा पूछने के पहले आप शुल्क डाल दिया करिए और फिर दवा इत्मीनान से हमसे पूछिए, डोज भी हम आपको बताएंगे। कोलेस्ट्रॉल एक आवश्यक पदार्थ है जो शरीर की विभिन्न कोशिकाओं की वृद्धि के लिए, उनकी स्वस्थता के लिए हमारे रक्त की कोशिकाओं में स्वयं निर्मित होता है, और इसका एक निश्चित लेवल है जो 60 से लेकर के 200 मिलीग्राम पर डीएल के आधार पर यह निश्चित होता है अलग अलग। ये एक मोम जैसा पदार्थ है जिसमें कार्बन के अणुओं की मात्रा 27 होती है, हाइड्रोजन के अणुओं की मात्रा 46 यानी 46 होती है, और ऑक्सीजन 1 होता है। हम इस
C26 और C27 और H46O को कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अगर हम बात कर लें कि कोलेस्ट्रॉल में जो मोम जैसा पदार्थ है, यह हमारे कोशिकाओं की स्वस्थता के लिए प्रकृति ने बनाया, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके डिवाइडेशन में मदद करने के लिए। लेकिन जब कभी किन्हीं कारणों से कोशिकाओं के ग्रोथ में कोलेस्ट्रॉल मदद नहीं करता है और हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती जाती है, तो चूंकि आर्टरीज का जो स्थान होता है, उसका जो व्यास होता है अंदर का, वो उसके अंदर मोम जैसा ये पदार्थ जमने लगता है और आर्टरीज की जो अंदर का जो आयतन है वो कम होने लगता है, जिससे होता क्या है कि हमारे ब्लड के बहाव में, प्रेशर में कमी आ जाती है और ब्लड पर दाब पड़ता है तो वो हार्ट पर जाकर के उसका असर पड़ता है। तो स्वाभाविक है कि फिर जब हार्ट पर पंपिंग पर हम प्रेशर डालेंगे या कोई पाइप बहुत पतला हो जाएगा और प्रेशर हार्ट पर ज्यादा पड़ेगा या पंपिंग मशीन पर ज्यादा पड़ेगा, तो स्वाभाविक है कि हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। कोलेस्ट्रॉल विशेष करके उन लोगों का बढ़ जाता है लेवल जो शारीरिक श्रम से अपने आप को दूर कर देते हैं। विशेष करके ऐसे लोग जो ऑफिसों में 10-10 घंटे बैठ करके चेयर पर बैठे हैं और काम कर रहे हैं, वहीं पर उनकी चाय आ गई, वहीं पर उनका नाश्ता आ गया, वहां से उठे और फिर सीधे कार में बैठे और फिर अपने घर गए और फिर एसी में बैठे और इसके बाद सो गए, फिर उनका बेड पे ही खाना पानी आ गया, सो गए, सुबह उठे, फिर नहा धो करके फिर गाड़ी में बैठे और फिर ऑफिस पहुंच गए। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना क्या कभी आपने किसानों के लिए सुना है, जो सुबह 4 बजे उठता है और कुदाल और फावड़े को लेकर के खेत में पहुंच जाता है और 1.5 घंटे 2.5 घंटे तक वो कुदाल चलाता है, पसीने से तरबतर हो जाता है, फिर आकर के नहाता धोता है, भोजन करता है और फिर अपनी दिन भर की रूटीन में लग जाता है। या आप अपने दादा परदादा की बात सोचिए ना, कि क्या उनको कभी कोलेस्ट्रॉल की बात थी? कोलेस्ट्रॉल हमेशा ये देखा गया है कि आलसी व्यक्तियों के लिए, जो लेजी पर्सन होते हैं, जो अपने शारीरिक श्रम को कम करते हैं, या जिनका शुगर लेवल बढ़ जाता है, या हम ये कह लें कि जिनकी एक्टिविटीज बहुत लो होती है, उन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती जाती है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जब आप शारीरिक श्रम करेंगे, व्यायाम करेंगे, व्यायाम का मतलब किसी बाबा के द्वारा बताया गया व्यायाम नहीं, व्यायाम का मतलब स्वयं के किए गए कार्यों का व्यायाम। आज जो पूरे विश्व में व्यायाम करने की होड़ लगी है, योग करने की होड़ लगी है, ये कहां से आई है? ये उच्च घराने के एसी में रहने वाले लोग, कार में एसी में चलने वाले लोग, बिस्तर पर लेटे लेटे टीवी देखना और बिस्तर पर ही बैठ के खाना खाने वाले लोगों ने योग को प्राथमिकता दी और योग आज योग है। ये योग आज से थोड़ी है, योग तो हजारों साल से है। हमारे वेद पुराण में, शास्त्रों में योग की परिभाषा दी हुई है। हमारे ऋषि मुनि योग करते थे। लेकिन कभी आप ध्यान दें कि ऋषि मुनि भारत के जितने भी दिखाए गए हैं या उनकी जो वर्णन है, वो सब दुबले पतले होते थे। दुबला पतला व्यक्ति हमेशा वर्क स्मार्टनेस वाला होता है। अब जैसे मैं हूं, मुझे कोई कह दे कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा या मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, तो जब मैं खुद ही इतना दुबला पतला हूं और एक्टिव हूं, सुबह 6 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक आपके साथ हूं, अभी डिनर करूंगा, खाना खाऊंगा, इसके बाद फिर कुछ देर स्टडी करूंगा, फिर जब नींद आएगी तब सोऊंगा और सुबह फिर अपनी रूटीन में आ जाऊंगा। तो जिन व्यक्तियों की रूटीन गड़बड़ हो जाती है, उनका दिनचर्या गड़बड़ हो जाती है, वो कोलेस्ट्रॉल के शिकार होते जाते हैं। और उन्हीं लोगों को व्यायाम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि व्यायाम, वो अपने शारीरिक श्रम से दूर हटते हैं, तो फिर उनको एक तरीके से कृत्रिम रूप से शारीरिक श्रम कराया जाता है। योग का तात्पर्य है, व्यायाम का तात्पर्य है कृत्रिम रूप से शारीरिक श्रम कराया जाना। और प्राकृतिक श्रम क्या है? प्राकृतिक श्रम यह है कि आप सुबह उठें, अपने लान में टहलिए, बाहर मैदान में टहलिए, आकर के कुछ अपनी बागवानी कीजिए। अपना आजकल तो टोटी खोल दिया और पानी गिरने लगा। पहले लोग क्या करते थे? कुएं पर नहाते थे, रस्सी से पानी खींचते थे बाल्टी में। नहीं कुएं पर नहाते थे तो हैंड पाइप चलाते थे, उसमें अगर 2 बाल्टी पानी भरा तो उनके दोनों कंधों की एक्सरसाइज हो जाती थी, पूरे पीठ की एक्सरसाइज हो जाती थी, पूरे रीढ़ की हड्डियों की और गर्दन की, सर की, सबकी एक्सरसाइज होती थी। आज क्या है? आराम से आप बाथरूम में घुस गए, एक पॉइंट आपने खोला, झरझराता हुआ पानी आपके ऊपर शावर का गिरा, आप नहाए और बाहर आ गए। और अब पहले बैठ करके लोग घंटों, अगर 1 घंटा नहीं तो आधे घंटे अपने शरीर को मलते थे, नदियों में तैरते थे,
तालाबों में तैरते थे, जिससे उनके शरीर के सभी मांसपेशियों में रक्त का संचार समान होता था। तो ये जितनी प्रक्रियाएं हैं ये प्राकृतिक रूप से व्यायाम है, और जो कृत्रिम व्यायाम है वो घर में बैठ करके चद्दर बिछा करके, टॉवल बिछा करके, पलथी मार करके योग करिए, नाक बंद करिए, सांस छोड़िए, कंधा उठाइए, गर्दन उठाइए, पीठ मोड़िए, पैर मोड़िए, ये कृत्रिम व्यायाम हो गया। हमको इसकी आवश्यकता तभी पड़ी जब हम इतने लेजी हो गए और विभिन्न प्रकार के सुख संवर्धनों से हम बढ़ते चले गए। पैसा आना अच्छी चीज है, पैसे के बिना आपके सारे काम रुक जाते हैं, लेकिन पैसा आने के बाद आपको आलस बना देना, आप इतने काहिल हो जाओ कि आप कुछ कर ना सको, बॉडी वेट आपका बढ़ता चला जाए, तो कुल मिलाकर के कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के 3 प्रमुख कारण हैं। एक तो लेजी होना, यानी आपका सुस्त होना, कार्यों के प्रति शारीरिक श्रम न करना। दूसरा आपका बॉडी वेट बढ़ता जाना। तीसरा आपका ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाना। इन तीनों का कारण, जब आपके बॉडी का एडिपोज टिश्यू बढ़ेगा, आपकी तोंद निकलेगी, आपके जांघों का मोटापा बढ़ेगा, तो फिर होगा क्या, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने पे क्या होता है कि विशेष करके आपकी आर्टरीज जाम होने लगती हैं, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, और ब्रेन से लेकर के पैर की एड़ी तक या अंगूठे तक आपका ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता, जिससे आपके एक पैर में टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आता है, एक पैर थोड़ा गर्म लगेगा, एक पैर ठंडा लगेगा, सांस फूलेगी, पसीना आएगा, आप थोड़ा सा वर्क करेंगे आपकी सांस फूलने लगेगी, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसका कारण, एक कारण और भी आपका, जो आजकल पैक्ड फूड लोग खाते हैं, बर्गर है, पिज्जा है, चाउमीन है, यही खाना है, या फ्रिज का रखा हुआ भोजन आपने किया, फ्रिज में जो गैस निकलती जो उस पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए होती है, वो गैस आपके लिए, आपके पाचन क्रिया के लिए सबसे बड़ी दुश्मन है। लोग 3-3 दिन का रखा हुआ गर्म करके सब्जी खा लेते हैं, दाल खा लेते हैं, तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा तो आपके आहार नाल में ही, आपके स्टमक में ही, और स्टमक उस गैस को पचाने के लिए तो प्रकृति ने यहाँ पर कुछ किया नहीं है, तो फिर उसका बैड इफेक्ट जाता है आपके ब्लड पर, और ब्लड की कोशिकाएं उससे प्रभावित होती हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। एक निश्चित मात्रा में कोलेस्ट्रॉल हमारी कोशिकाओं को स्वस्थता प्रदान करता है, और जब उस निश्चित लेवल से 200 mg/dl से आगे बढ़ता है, या 125 से लेकर के 200 के बीच में अप डाउन होने लगता है, तो वहां पे कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ा देता है। ध्यान रखिए कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना शरीर में आपके कई रोगों का जन्म देता है, इसलिए स्वस्थ रहने के लिए आपको शारीरिक श्रम करना है, ताजे फल आपको लेने हैं, साग सब्जियां आपको ताजी खानी है, पानी की मात्रा आपको दिन भर में कम से कम 6 लीटर बिना प्यास के पीना है। कोशिश करें कि हल्का ताजा पानी पिएं, बहुत ज्यादा चिल वाटर या ठंडा पानी ना लें। ये तमाम प्रिकॉशन आपको बरतने पड़ेंगे कोलेस्ट्रॉल के लिए। अब आइए चर्चा कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दृष्टिकोण से अगर कोलेस्ट्रॉल का रोगी आपके पास आता है तो आप क्या करें। जैसा हमने आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल लीवर से ही बनता है, जो लीवर का एक मोम जैसा बनने वाला पदार्थ है, जो ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर की हर कोशिकाओं तक पहुंचता है। तो लीवर के फंक्शन को चेक करना पड़ेगा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। लीवर की दवा, लीवर से के साथ अटैच जो आपके गॉल ब्लैडर है, फिर उसके आगे ब्लड की आर्टरीज, वेन्स हैं, फिर उससे रिलेटेड आपका हार्ट है, और उससे रिलेटेड आपका ब्रेन है, ये सारे के सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और आपको लीवर के आसपास के अंगों की दवाइयां भी देनी पड़ेंगी, लेकिन उसके साथ साथ लीवर के फंक्शन को ध्यान में रखते हुए। हमारे तमाम साथी कहते हैं कि आप दवा बता देते हैं, लेकिन कारण नहीं बताते कि ये दवाई आपने क्यों चुना। तो कारण बताने पर समय जरा ज्यादा लगता है। मैं ये मान के चलता हूं कि जब मैं दवा बताता हूं, और मैंने आपको ऑर्गन वाइज मेडिसिन पढ़ा दी है, सिस्टम वाइज मेडिसिन का चार्ट भी मैंने अपने बुक में दे दिया है, और बुक की डिमांड भी आपकी लगातार हो जाती है। इस बुक में लगातार आप कहते हैं कि पेज नंबर बता दें किस पेज पर है। जब कोई साथी हमसे कहता सर पेज नंबर बताइए, आपके बुक में पेज नंबर पे ये कहाँ है, तो मुझे लगता है कि उसने बुक को थारोली पढ़ा नहीं है, क्योंकि उस बुक में ऑर्गन वाइज, सिस्टम वाइज, आपका क्रॉनिक, रनर, एक्यूट सीएनएस, L3 क्या है, L2 क्या है, सब का डिस्क्रिप्शन है। कौन से कंपाउंड मेडिसिन है, उस कंपाउंड मेडिसिन में कौन कौन सी मेडिसिन मिली हुई है, ये सब कुछ उस बुक में लिखा हुआ है, हैंड बुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के भी प्रस्तावना के चैप्टर में कुछ बातें उठा करके हैंड बुक की रिपीट की गई हैं, ताकि जिनके पास हैंड बुक नहीं पहुंची वो इसको थोड़ा बहुत समझ लें। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप हमारी दोनों बुकें एक साथ मंगाइए। हैंड बुक और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन दोनों का एक दूसरे से कनेक्टेड बुकें हैं। और जो पीछे का रिपोर्ट चार्ट है, वहां भी आपको मेडिसिन का डिवाइडेशन दिया हुआ है, वहां पे कुछ महत्वपूर्ण
रोगों की चर्चा की गई, उन चर्चा के आधार पे आपको दवाओं का डिवाइडेशन किया गया है। तो जब कोलेस्ट्रॉल की बात आती है तो वहां पे आपको लीवर की औषधि को उठाना ही उठाना है। यस5, C5 इन दोनों दवाओं को आप ओवरलुक नहीं कर सकते। C10 और यस10 को आप ओवरलुक नहीं कर सकते, क्योंकि आपके स्टमक की बात है। स्टमक में आपका पाचक रस सही पचना चाहिए, उसका एब्जॉर्प्शन सही होना चाहिए, और फिर वहां से ब्लड के लिए उसकी सप्लाई भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसलिए C5, यस5 और आपका यस10 और C10 ये 4 दवाएं आपकी हो गई कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करने के लिए। अब इसके साथ आपको एसएचजी मेडिसिन क्या लगाना है, पाचन क्रिया को आपको मजबूत करना है। साथ ही यहां पे आप L2 का तत्काल चयन करेंगे। L2 प्लस C5, यस5 ये आप एक साथ जोड़ेंगे, और यस10 और C10 इसके साथ आप L3 जोड़ करके, जो कि एक्सक्रेशन भी होना चाहिए, पचे हुए पदार्थ का मल पदार्थों के साथ जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स आपके बॉडी में गए हैं उनका बाहर भी निकलना जरूरी है। इस साथ एक कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने वाले को L2 और L3 दोनों ही देना पड़ेगा। और यहाँ पर CNS भी आपको देना है। कोलेस्ट्रॉल का व्यक्ति मानसिक रूप से रोगी हो ही जाता है, सदैव उसका ध्यान इसी में रहेगा, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कहीं मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं, कहीं मैं गिर ना जाऊं। तो ये जो दिमागी बुखार उसको आ जाता है या दिमागी उलझन आ जाती है, उसके लिए आपको CNS और WE का चयन करना ही पड़ेगा। CNS और WE आप सुबह शाम उनको दे दें खाली पेट। L2, C5, यस5 आप खाना खाने के पहले दे दें, और L3 और यस10 खाना खाने के बाद दे दें। इतनी दवाओं को देने के बाद आप 1 महीने बाद कोलेस्ट्रॉल का फिर से परीक्षण करा लीजिए, चेकअप करा लीजिए, और कोलेस्ट्रॉल का लेवल आप टैली कर लीजिए। आपको निश्चित रूप से आपका रोगी ठीक रहेगा। आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अपने आप को सफल चिकित्सक के रूप में स्थापित करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमारे बचाव के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को बस्ती से इजाजत दीजिए। नमस्कार।